हमसे बातचीत करेंगे मेरे सहयोगी अमन चोपड़ा। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, बल्कि मैं कहूंगा भारतीय राजनीति, भारतीय सियासत में अगर हम कहें कि ही इज लाइक एन इंस्टीट्यूशन टू ऑल ऑफ अस, हम सबके लिए एक संस्था है। 5 दशकों तक कांग्रेस पार्टी की सेवा की है, 5 दशकों तक। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, बहुत ही सम्मान के साथ मैं स्वागत करना चाहूंगा इस मंच पर। मैं चाहूंगा एक बार फिर जोरदार तालियां बजाएं। हरीश रावत जी, हमारा सौभाग्य है कि हमारे मंच पर हैं। हरीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। सालों तक आपने पार्टी में शीर्ष जिम्मेदारियां निभाई। शुरुआत में मैंने जिक्र किया कि 5 दशकों का अनुभव है कांग्रेस पार्टी के लिए, आपने जीवन एक तरीके से दिया है कांग्रेस पार्टी को। अब चुनाव है हरीश रावत जी, तो कैसी तैयारी है कांग्रेस की? और मैं ये भी सवाल पूछूंगा कि आपका अनुभव कांग्रेस को कैसे जीत दिलाएगा, और आपका अनुभव कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी यूएसपी है? हरीश रावत जी। हम चुनाव के दृष्टिकोण से पूरी तरीके से सन्नद्ध हैं, कमर कसी हुई है, और सबसे बड़ी बात यह है जो हमारी यूएसपी है इस समय, वो है हमारे कार्यकर्ताओं का जोश, और उनके अंदर एक भूख है, ललक है कि हमको अब सत्ता प्राप्त करनी है। तो ये जो कार्यकर्ताओं की भूख है मन में, जो उनमें ललक है और उत्साह है, वो हमको 2027 में सत्ता की तरफ लेकर के जाएगा, लेकर के जा भी रहा है। इधर हमारे कुछ संगठनात्मक परिवर्तन हुए हैं, बिल्कुल, और उन परिवर्तनों के प्रति भी सामान्य लोगों का, राज्य के लोगों का दृष्टिकोण बहुत सकारात्मक है, और लोग ये महसूस कर रहे हैं कि कांग्रेस ने सही समय पर जो आवश्यक कदम थे वो उठाए हैं, और अपने संगठनात्मक ढांचे की रीपैकेजिंग की है, उसको चुनाव के दृष्टिकोण से तैयार करने का काम किया है। तो आप यहाँ से ये इम्प्रेशन लेकर के जा सकते हैं, और न्यूज़ 18 के माध्यम से सारे देश को यह आश्वस्त कर सकते हैं कि 2002 की तरीके से, क्योंकि 2002 में भी हम उस समय देश में सभी राज्यों में हारते आ रहे थे, बड़ी बुरी हालत में थे। उत्तराखंड ने कांग्रेस के लिए जीत दिलाई, और उसके बाद जीत का सिलसिला चल पड़ा, और 2004 में हम देश में जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार बनाने में सफल हुए, सोनिया जी के मार्गदर्शन में। और इस बार भी कुछ उसी तरीके की स्थितियां आकर के खड़ी हुई हैं, और मैं आप कह सकते हैं पूरे देश के लोगों को कि 2027 में फिर उत्तराखंड से शुरुआत होगी, कांग्रेस जीतेगी, और उसके बाद एक के बाद एक राज्यों में कांग्रेस सत्ता में आएगी, और 2029 में केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, और राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री होंगे। आपने संगठनात्मक जिम्मेदारियों का जिक्र किया, संगठनात्मक बदलाव हुए, चुनाव अभियान से मैंने रीपैकेजिंग कहा। जी बिल्कुल, बिल्कुल। और अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी, उनको आपकी एक चिट्ठी भी थी जो बड़ी चर्चा का विषय रही। एक चिट्ठी, आपका एक पोस्ट बड़ी चर्चा का विषय रही। मैंने पढ़ा कि बूथ अध्यक्ष आप बनना चाहते थे, ऐसा कुछ था? बूथ अध्यक्ष? हाँ, मैंने ये इच्छा जाहिर की है, और मेरी इच्छा में एक संदेश है। आज सबसे महत्वपूर्ण है बूथ, जहां से परिवर्तन आना है। जी, सारा चुनाव का निचोड़ निष्कर्ष कहीं निकलता है तो वो बूथ पर निकलता है। तो मैंने माननीय अध्यक्ष जी से कहा है कि 59 साल के बाद मेरे मन में ये आकांक्षा जगी है, ये इच्छा जगी है कि आप मुझको किसी एक बूथ का दायित्व सौंप दीजिए, और मैंने
उनके आदेश का इंतजार भी नहीं किया और मैंने 2 बूथ, एक जहां मैं पैदा हुआ गांव मोहनरी का, वहां मैंने अपने भाई और अपने बहू को ये दायित्व सौंपा है कि मोहनरी के अंदर तो आप कांग्रेस को बहुमत मिले ये सुनिश्चित करो। और यहाँ जहां मैं रह रहा हूं इस समय धर्मपुर क्षेत्र में, वहां मैंने वो जिम्मेदारी अपने साथियों के परामर्श से अपने कंधों पे ली है। और मैं समझता हूं मौन भी कभी कभी स्वीकारोक्ति होती है। तो मेरे अध्यक्ष ने ये तो नहीं कहा है नहीं महाराज तुम क्या कर रहे हो ये करके, तो ऐसा लग रहा है कि उनकी भी मौन स्वीकृति है। नहीं, लेकिन माफ करिएगा हरीश रावत जी, थोड़ी नाइत्तेफाकी इस लिहाज से है क्योंकि आपका कद, आप मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तराखंड के, और मेरे ख्याल से उत्तराखंड को आपसे बेहतर या उत्तराखंड की नब्ज को आपसे बेहतर समझने वाला कोई और नेता हो भी सकता है, लेकिन आपके कद और समकक्ष कोई नहीं होगा। आपका वो, आप बूथ पर क्यों, आपको तो पूरे प्रदेश में आपका चेहरा है, वो जिम्मेदारी की तरफ आप नहीं सोच रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो आपका पोस्ट है ये इच्छा है या तंज है? मेरी बुनियादी पहचान क्या है? हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष यहाँ पे हुए हैं, उनकी बुनियादी पहचान क्या है? बुनियादी पहचान है एक कांग्रेस के कार्यकर्ता की। आप किसी भी ऊंचाई पे पहुंचे, आप मंत्री हो सकते हैं, मुख्यमंत्री हो सकते हैं, आप केंद्रीय मंत्री हो सकते हैं, प्रधानमंत्री हो सकते हैं, लेकिन अनंतो गत्वा आप एक कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के। मैं उस फैक्टर को रिकॉग्नाइज कर, मैं चाहता हूं कि मेरे दूसरे साथी भी, मेरे सहयोगी भी इस फैक्टर को रिकॉग्नाइज करें और हम बूथ पर चलें। तो 27 में दुनिया की कोई ताकत हमको सत्ता में आने से नहीं रोके। लेकिन आपको नहीं लगता कि आपके अनुभव का और बेहतर इस्तेमाल हो सकता है उत्तराखंड में पैन स्टेट लेवल पर? क्या यदि आप बूथ में काम कर रहे हैं तो आपको जिले में काम करने से कोई रोकता है? आपको प्रदेश में काम करने से कोई रोकता है? आप ये तो काम का सिलसिला है। ये तो काम का सिलसिला है। और क्रिकेट की भाषा में कहते हैं ना कि बेसिक्स, तो ये बूथ हमारे बेसिक है। यदि हम बेसिक ठीक कर लेते हैं तो फिर हम T20 भी खेल सकते हैं, हम वनडे भी खेल सकते हैं और हम टेस्ट मैच भी खेल सकते हैं। यदि हमारा बेसिक गड़बड़ा जाता है तो फिर हम हर जगह फेल हो जाते हैं। तो हम फेल नहीं होना चाहते हैं, हम पास होना चाहते हैं हर हालत में, क्योंकि हमारे पास, हमारे लिए नहीं, अकेले कांग्रेस के लिए नहीं, ये देश के लिए बहुत जरूरी है कि एक डेमोक्रेटिक चेंज आए, विपक्ष मजबूत हो जी, और विपक्ष सत्तारूढ़ हो, और उसके बाद जो लोकतंत्र है देश का वो सही रास्ते पर चल पड़े। आज क्यों कहना पड़ रहा हमको वोट चोर गद्दी छोड़? क्योंकि जो लोकतंत्र की गाड़ी है वो पटरी से उतर गई है और जानबूझ करके उसको उतार दिया गया है। एक पार्टी के अपने फायदे के लिए उतार दिया गया है। तो उसको यदि रेस्टोर बैक करना है तो उसमें कार्यकर्ता की, कांग्रेस की भी भूमिका है और उसमें कांग्रेस के साथ साथ जनता जनार्दन की भी भूमिका है। हमारे अंदर सत्ता प्राप्ति की भूख होनी चाहिए, भाजपा को उलट देने की भूख होनी चाहिए सत्ता से, और जनता के अंदर परिवर्तन की चाह होनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि जनता के अंदर परिवर्तन की चाह पैदा हो रही है। आपने पार्टी के बेस का जिक्र किया, लेकिन हाल ही में जितने चुनाव हुए उसमें तो आपकी पार्टी का बेस हिला हुआ है सरकार। मतलब चाहे आप बिहार ले लीजिए, चाहे महाराष्ट्र ले लीजिए, चाहे हरियाणा ले लीजिए, तो वो ये संकट क्यों है? मतलब बतौर आप इतने सीनियर लीडर हैं, सीजन लीडर हैं, देखिए कांग्रेस पार्टी में संकट की वजह क्या है? यदि आप हर मतदान केंद्र पर 100-200 वोट काट देते हैं, 2-3 चुनावों के अंदर ये ट्रेंड देख करके कि ये वोटर किसको वोट दे रहा है, और उस वोट को तो आप काट देते हैं, और 100-150 वोट ऐसे जो पोर्टेबल हैं, जो कभी यहाँ हैं, कभी वहाँ हैं, कभी वहाँ हैं, अलग अलग बूथों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ जाकर के वोट डालने का काम करते हैं। तो
आपने 100-150 नए वोट जो एक पार्टी विशेष को देते हैं वो जोड़ दिए और 200-300 वोट हर बूथ के अंदर काट दिए, तो फिर आप हारेंगे कैसे चुनाव? अब इसको रोकने के लिए ताकत है, कानून है। कानून ने, संविधान ने एक संस्था बनाई है, चुनाव आयोग। लेकिन आज मैं कई चुनाव में, मेरा 59 साल का राजनीतिक जीवन है। बिल्कुल। इस 59 साल में मुझे ये गहराई से अनुभव हो रहा है कि आज का जो इलेक्शन कमीशन है वो कंप्रोमाइजिंग इलेक्शन कमीशन है। वो सत्ता के हाथ में खेल रहा है। सत्ता और इलेक्शन कमीशन मिल करके चुनावों का अपहरण कर रहे हैं, जनमत का अपहरण करने का काम कर रहे हैं। और इसलिए जहां भी चुनाव हो रहे हैं ये फेयर चुनाव नहीं है, ये फेयर चुनाव नहीं है। आपने संसद में हमने देखा राहुल जी ने 5 प्रश्न किए जी, और उन 5 प्रश्नों पर माननीय अमित शाह जी ने एक का भी उत्तर नहीं दिया, जैसे कि बल्कि राहुल गांधी से नजर भी नहीं मिला रहे थे। और बातें कहां से शुरू की? नेहरू जी से लेकर के सोनिया गांधी तक सब में आ गए, सब पर बातचीत की। लेकिन राहुल गांधी जी ने, लीडर अपोजिशन ने, जो 5 सवाल उनके सामने खड़े किए थे, कहा था कि ईवीएम का जो स्ट्रक्चरल डिजाइन है वो सब पॉलिटिकल पार्टीज को दीजिए। कहा था जो वोट पढ़ते हैं, जिस समय वोट पढ़ रहे हैं, उसकी जो वीडियोग्राफी आपने कर रखी है उसको हमको उपलब्ध करवाइए। उन्होंने कहा कि आप 45 दिन वाला उन्होंने कहा, 45 डेज उन्होंने कहा डिलीट ना किया जाए, 45। हाँ, उसको डिलीट ना करिए और उसको सब पॉलिटिकल पार्टीज को हमारी प्रार्थना पर हमको उपलब्ध करवाइए। लेकिन ये वाला नियम तो जो जवाब दिया गया है तो नेहरू जी के समय से है ये नियम। ओहो, ये 45 दिन बाद यदि पहले कोई गलत था, कहीं गलती हो रही थी, तो उसको सुधारा नहीं जाना चाहिए। समय के साथ चीजों में सुधार आते हैं। हमारे संविधान में इतने संशोधन हुए हैं, इस पवित्र संविधान में इतने संशोधन हुए हैं, हमारे जो इलेक्शन लॉज हैं उनमें संशोधन हुए हैं समय समय के अंदर। तो आज यदि पहले कहीं कुछ गड़बड़े हुई हैं, बकौल हम मान लेते हैं जो अमित शाह जी ने कहा, तो इसका अर्थ यह है कि श्री अमित शाह और मोदी जी को भी ये लाइसेंस है कि पहले गड़बड़े हुई हैं वो भी गड़बड़े करें। तो आज इसीलिए लीडर अपोजिशन ने कहा कि हमको जो है आप इलेक्ट्रॉनिकली हमको जो है जो वोटर लिस्ट है उसको उपलब्ध करवा दीजिए। तो और उन्होंने कहा कि आपने जो चयन की पद्धति है, आपने तो गंगोत्री ने गंगा को अपवित्र कर दिया। चयन की पद्धति में इसीलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे, आपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चयन की पद्धति से बाहर कर दिया। नहीं, मैं एक मिनट सर, मुझे करेक्ट करिएगा, सीजीआई कहाँ होते थे? सीजेआई, हाँ जी, सीजीआई कौन सी कमेटी में होते थे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो इलेक्शन कमिश्नर का चयन करती है। ये तो 2023 से पहले तो ऐसा नहीं था। कांग्रेस के समय में नवीन चावला से लेकर जितनी नियुक्तियां हुई चुनाव आयुक्त की, वो तो सीधे प्रधानमंत्री ने की। बाद में इलेक्शन खुद जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा कि नहीं, अब हम इसके अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष चीफ जस्टिस इसमें रहेंगे। और उन्होंने कहा कि इसकी पद्धति क्या होगी करके जो है आपने जो है संसद में कानून ला करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मेंबर नहीं रखा। नहीं, क्योंकि संभवतः सर सुप्रीम कोर्ट ने, संभवतः नहीं, कंफर्म्ड है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नई व्यवस्था बनने तक ये अंतरिम व्यवस्था है। नहीं, वो जब बल्कि अगर आप मुझे बताइएगा, कांग्रेस के समय में सीजीआई की नियुक्तियां, आप मुझे एक बात बताइए ना, जब प्रश्न ये उठ रहा है जी, जब अपोजिशन, पूरे देश का अपोजिशन एक प्रश्न उठा रहा है, कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन सत्ता के हाथों में खेल रहा है, अविश्वसनीय हो गया है, उस पर अविश्वास प्रकट कर रहा है। तो ऐसे समय में आपको ये 2 परिवर्तन करने की क्या जरूरत थी? एक परिवर्तन आपने किया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर कर दिया, और दूसरा परिवर्तन आपने ये किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके सहयोगी कुछ भी करें
उस पर जो है कानूनन उन पर मुकदमा नहीं हो सकता है। मैं एक सवाल पूछ रहा उनको हूं हरीश रावत जी। उनको जिम्मेदार नहीं बनाया जा सकता है। जी। जबकि किसी भी सिविल सर्वेंट को, यदि मैं केंद्रीय मंत्री रहा हूं और मेरे खिलाफ यदि 10 साल बाद भी कोई गड़बड़ पाई जाती है जी। तो मैं जिम्मेदार हूं। मैं कानून जो है मुझको अकाउंटेबल बनाएगा, मेरे ऊपर कार्रवाई करेगा। आपने इलेक्शन कमिश्नर्स को, तीनों को उस दायरे से बाहर कर दिया, उनको इम्यूनिटी दे दी। क्यों दे दी भैया इम्यूनिटी आपने? तो क्या ये मोदी सरकार में दी गई है इम्यूनिटी? मोदी सरकार ने दी। नहीं नहीं। आप हरीश रावत जी मुझे आप प्लीज आप करेक्ट करिए। फैक्ट चेक कर लीजिए। जी मैम, ये इम्यूनिटी मोदी सरकार में अभी नहीं दी गई है। नहीं, आप फैक्ट चेक कर लीजिए जी। ये अभी अभी हुआ है, बहुत ज्यादा दिन भी नहीं हुए हैं इसको। कोई दूसरी सरकार नहीं है जी। कोई दूसरी सरकार नहीं है, कोई डुप्लीकेट मोदी की सरकार नहीं है जी। ये तो असली मोदी की सरकार है जिसने इसको किया है। अच्छा, अगर चुनाव आयुक्त की सीधे नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा करना गलत है, सीजीआई को उसमें ना शामिल करना, तो ये नियुक्तियां तो यूपीए के समय में भी होती रही, क्या वो गलत थी? मैं कहता हूं, मैंने कहा ना आपसे कि अलग अलग समय में अलग अलग तरीके का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट होता है। उस समय इतना गला काट कंपटीशन नहीं था, इतनी इस तरीके की स्थितियां नहीं थी। तो उन स्थितियों के अंदर उस समय की सरकार ने कोई निर्णय लिया तो आवश्यक नहीं कि आप उसको आज भी फॉलो करें। जब आप बहुत सारे सम्मान के साथ आप मुझे एक बात बताएं, जब आप बहुत सारे निर्णयों को बदल रहे हैं जी कांग्रेस सरकार के, आप तो कांग्रेस सरकार के समय के नाम बदलने का काम भी कर रहे हैं, नीतियां तो अलग रहा, नाम बदलने का काम भी कर रहे हैं। तो महाराज आपने मैं आपसे पूरी इत्तेफाकी है हरीश रावत जी, लेकिन पूरे सम्मान के साथ अगर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति सीधे प्रधानमंत्री द्वारा किया जाना, अभी ऐसा नहीं, अभी तो एलओपी है उसमें, अगर फिर भी प्रधानमंत्री द्वारा सीधे किए जाना गलत है, तो कांग्रेस के समय में सीधे नियुक्तियां नवीन चावला से लेकर सारे आयुक्तों की हुई, सीधे प्रधानमंत्री ने की, क्या वो गलत थी? आप उस समय के अपोजिशन ने जो बातें उठाई होंगी उस आलोक में देख लीजिए। यदि उस समय के अपोजिशन ने इन बातों को नहीं उठाया और उसको कोर्स करेक्शन के लिए उन्होंने डिमांड नहीं की, तो क्या आज के अपोजिशन को कोर्स करेक्शन के लिए डिमांड नहीं करनी? तो वो सही था या गलत था? न, मैं कहता हूं वो सही था या गलत था, वो तो उस समय की जो हालात थे वो हालात बताने का काम करेंगे। मगर आज आपने इलेक्शन कमीशन को अपने हाथ का बबुआ बना करके रख दिया, संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता खत्म कर दी है। तो ऐसे समय में, ऐसे वातावरण के अंदर लोकतंत्र कैसे सरवाइव करेगा? कैसे सरवाइव करेगा? संविधान की सर्वोच्चता खतरे में है। अच्छा, एक आलोचना होती है जब आप जीतते हैं तब आप नहीं कहते। 2024 के बाद से अब तक 30 चुनाव कांग्रेस पार्टी जीती है, 30 चुनाव, 30, तो वहां वो सही था। कर्नाटक में भी आप लोग जीते। देखिए, हम उत्तराखंड में भी जीतेंगे, इसलिए जीतेंगे 2027 के अंदर क्योंकि प्रबल रूप से जनमत जो है भाजपा के खिलाफ होगा। तेलंगाना के अंदर प्रबल रूप से जनमत भाजपा के खिलाफ था और वहां की जो सरकार थी उसके खिलाफ था, इसलिए हम चुनाव जीते। हिमाचल के अंदर प्रबल रूप से जनमत जो है भाजपा के खिलाफ था, इसलिए हम चुनाव जीते। जी। तो ये इसका लाभ यदि अपोजिशन को वहां की सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका मिल जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष है, उसका तौर तरीका निष्पक्ष है, क्योंकि वोट कट रहे हैं, कहीं चले जाइए, मैं दावे के साथ कहते रहा हूं, किसी म्यूनिसिपल इलेक्शन में देख लीजिए, किसी विधानसभा के इलेक्शन में देख लीजिए, लोकसभा के इलेक्शन में देख लीजिए, पिछले 10 साल से अचानक जो लास्ट लिस्ट आती है उसमें 300, 400, 500, 700 नाम गड़बड़ा दिए जाते हैं, अलग अलग जगह बिखेर दिए जाते हैं, लोग पोलिंग बूथों से वापस लौट करके जाते हैं, उनके नाम काट दिए जाते हैं और 100, 150, 200, 300 जितने जहां माकूल है उतने नए नाम जोड़ लिए जाते हैं जिनका कोई एड्रेस, जिनका कोई जो है जानकारी
लोगों को नहीं होती है। ठीक है। तो ये हो रहा है जी। और ये इसकी सूचना अलग अलग तरीके से लोग दे चुके हैं। हम कह रहे हैं यदि हमने कुछ गलत जानकारी दी है, मैंने अपने फेसबुक में डाला है एक वोटर को जिसने कॉरपोरेशन के इलेक्शन में देहरादून में वोट दिया है और उसने फेसबुक लाइव भी किया अपने वोट को, और उसके बाद बिहार के इलेक्शन में जाकर के उसने बिहार में वोट डालने का काम किया है। क्या एक्शन आपने लिया है? एक सांसद जो राज्यसभा के मेंबर थे भाजपा के, उन्होंने दिल्ली के इलेक्शन में भी वोट डाला और उन्होंने बिहार में भी जाकर के वोट डाला। और हम सबको मालूम है कि ऐसे दर्जनों दर्जन केसेज हैं, कहते हैं ना हजारों केसेज हैं। कहते हैं इन्हीं चीजों को दूर करने के लिए एसआईआर है। जी, इन्हीं चीजों को दूर करने के लिए तो एसआईआर है। नहीं, एसआईआर, यदि एसआईआर किसके हाथ में है? एक स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव आयोग के हाथ में एसआईआर एसेट है। अच्छा। हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन जब आज चुनाव आयोग निष्पक्ष है ही नहीं तो कंप्रोमाइजिंग चुनाव आयोग के हाथ में जो एसआईआर है वो लोकतंत्र के लिए एक घातक हथियार है, खतरनाक हथियार है। हम उस हथियार के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं और कांग्रेस आवाज उठा रही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हरीश रावत जी, आपने समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।